हरियाणा में सरकारी भर्तियों के रिजल्ट पर एचसी का बड़ा फैसला। 2019 के बाद की सभी सरकारी भर्तियों के रिजल्ट रद्द। 10,000 से अधिक कर्मियों की नौकरी अब नए मेरिट के हिसाब से तय होगी। बीजेपी की सांसद रामचंद्र जांगड़ा के बिगड़े बोल। पहलगाम हमले को लेकर दिया विवादित बयान। बोले, हाथ जोड़ने की जगह महिलाओं को करना चाहिए था आतंकियों का मुकाबला। दिल्ली में प्रधानमंत्री के नेतृत्व में हुई नीति आयोग की बैठक। पंजाब और हरियाणा के मुख्यमंत्री भी रहे मौजूद। प्रधानमंत्री ने कहा, 140 करोड़ भारतीयों का सपना विकसित भारत। फतेहाबाद में एसडी ऑफिस में जमकर हंगामा। पूर्व मंडल अध्यक्ष और समर्थकों के बीच मारपीट। गांव भूंदड़बास के लोगों पर हमला करने का आरोप। कुरुक्षेत्र के थानेसर में नगर परिषद सदन की बैठक में जमकर बवाल। विधायक अशोक अरोड़ा और पार्षद प्रतिनिधियों के बीच हुई हाथापाई। विधायक के गनमैन ने किया बचाव। पटियाला के एक निजी स्कूल की बड़ी लापरवाही। 12वीं के छात्र के हवाले किया बच्चों से भरा पिकअप ट्रक। ट्रक को पलटता देख लोगों ने रुकवाया। फरीदाबाद में दो पक्षों में हुआ जबरदस्त टकराव। मंदिर के रखरखाव को लेकर हुआ जमकर बवाल। बल्लभगढ़ सिंही गेट स्थित सीताराम मंदिर की देखरेख को लेकर चल रहा था विवाद। पलवल में सीआईडी के 59 बांग्लादेशी नागरिकों को पकड़ा। ईंट भट्टों पर मजदूरी करते सभी बांग्लादेशी नागरिक। सभी को भेजा गया डिटेंशन सेंटर। हरियाणा में गुरुग्राम और फरीदाबाद के बाद यमुनानगर में भी कोरोना का मामला आया सामने। यमुनानगर की महिला मोहाली में सत्संग में हुई थी शामिल। कुल मरीजों की संख्या हुई 7। स्वास्थ्य विभाग हुआ अलर्ट। इंग्लैंड दौरे के लिए भारतीय टीम का ऐलान। शुभमन गिल होंगे टेस्ट टीम के कप्तान। अर्शदीप सिंह भी इंग्लैंड में करेंगे टेस्ट डेब्यू। नमस्कार, स्वागत है आपका। गौरव शुक्ला मैं हूं आपके साथ और बुलेटिन का आगाज करेंगे। सबसे पहले बात उन लोगों की जिन्होंने पिछले 10 साल में हरियाणा में सरकारी नौकरी हासिल की। सरकारी भर्ती में उनका नाम आया। उन रिजल्ट के ऊपर हाईकोर्ट की तरफ से बड़ा फैसला लिया गया। हरियाणा में सरकारी भर्तियों के रिजल्ट पर यह आदेश, यह फैसला हाईकोर्ट की तरफ से, पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट की तरफ से लिया गया है। हरियाणा में 2019 के बाद की सभी सरकारी भर्तियों के जो नतीजे रिजल्ट हैं उनको रद्द किया गया है। सामाजिक आर्थिक आधार पर दिए गए 10 अंकों को हाईकोर्ट ने बताया असंवैधानिक और सभी भर्ती परिणाम मेरिट के आधार पर नए सिरे से तैयार करने के आदेश दिए गए हैं। और यह भी कहा कि जो मेरिट में नहीं आएंगे वो अनुबंध पर माने जाएंगे। नए रिजल्ट के बाद ही स्थायी पद मिलेंगे। बिना ठोस डेटा के बोनस अंक देना संविधान के खिलाफ है। 10,000 से अधिक कर्मियों की नौकरी अब नए मेरिट के हिसाब से तय होगी। ये अपने आप में एक बड़ा, आप कह सकते हैं कि मामला है, क्योंकि बहुत सारे लोग की सरकारी नौकरी उनको मिली होगी, लेकिन इस सबके बीच जिनको 10 अंक सामाजिक और आर्थिक आधार के ऊपर 10 अंक दिए गए थे और उनके बाद उनकी मेरिट में नंबर ऊपर चला गया या फिर सरकारी भर्ती उनकी हो गई, नौकरी मिल गई, तो उनके ऊपर यह तलवार लटकती हुई नजर आ रही है। अब उन 10 अंकों को हटाने की बात है, लेकिन यह भी कहा गया कि जो मेरिट में नहीं होंगे वो कॉन्ट्रैक्ट पर माने जाएंगे। मतलब इस आदेश को समझे तो ये लग रहा है कि नौकरी किसी की नहीं जाएगी। हाँ, ये हो सकता है कि आप इस समय सरकारी नौकरी की तरह काम कर रहे हो, लेकिन अगर आप वो 10 अंकों वाली कैटेगरी में आ गए तो फिर हो सकता है कि आप कॉन्ट्रैक्ट में शिफ्ट कर दिए जाएं। ये आदेश दिया गया है हाईकोर्ट की तरफ से। चलिए रुक करते हैं, हमारे से होगी इस समय उमेश शर्मा हमारे साथ जुड़ रहे हैं फोन लाइन के ऊपर। उमेश, थोड़ा समझाइए पूरा मामला, किन लोगों पर, हरियाणा के किन लोगों पर इसका सीधा असर होगा हाईकोर्ट के आदेश का? देखिए गौरव, इस चीज को इस तरीके से समझना होगा कि जब 2019 में 11 जून 2019 को नोटिफिकेशन थी, इसके तहत जो अपॉइंटमेंट उस समय हुई जिसमें 10 जो अंक थे वो सामाजिक और आर्थिक आधार पर वो दिए गए। उसी समय उसके बाद जब ये सब कुछ हो गया तो हाई कोर्ट में धीरे धीरे कर इसके खिलाफ पिटीशन आनी शुरू हो गई। काफी बंच पिटीशन इसमें दाखिल होती गई। अब जो फैसला आया है उसका सीधा सा अगर मैं कहूँ कि असर देखिए हजारों की तादाद में जो कर्मचारी लगे हुए हैं उन पर पड़ेगा। हाँ, अगर इसको कहें कि जो लगे हुए हैं वो
हटाए नहीं जाएंगे, लेकिन उनकी सीनियोरिटी पर असर जरूर पड़ेगा। वो कैसे, उसका समझना बड़ा सीधा तरीका है। कोर्ट ने साफ कहा कि पहले तो ये जो आप अंक वाला पॉइंट है ये हटा के अब आप मेरिट लिस्ट बनाइए। तो आप सोचिए कि जिनके अंक हटेंगे और मेरिट लिस्ट जब बनेगी तो जो मेरिट लिस्ट में आएंगे उनको वो अपॉइंटमेंट रखी जाएगी, लेकिन जो नहीं आएंगे उनको हटाया नहीं जाएगा। नो फॉल्ट का सिद्धांत इसमें साफ का ऑर्डर में कि नो फॉल्ट का सिद्धांत इसमें रखा जाना चाहिए, क्योंकि उनका कोई कसूर नहीं है, वो लंबे समय से नौकरियां भी कर रहे हैं, लेकिन उनको एडॉक बेसिस पे ही माना जाएगा। हाँ, अगर सरकार के पास पद और निकलते हैं, कोई और पोस्टें निकलती हैं, तो उनको वहां एडजस्ट किया जाए। तो सीधा सा है कि असर तो पड़ेगा, क्योंकि सीनियोरिटी पर असर पड़ेगा। जो जिसकी अपॉइंटमेंट जिस दिन से है उस दिन से उसकी सीनियोरिटी मानी जाएगी। फ्रेश मेरिट लिस्ट बनानी होगी सरकार को, तो कहीं ना कहीं ये कवायद बड़ी है, असर भी बड़ा है। ठीक है, लेकिन उमेश, एक और चीज जाननी चाह रहा था कि अलग अलग विभाग है, उनमें सरकारी नौकरियां हैं, क्या ये सब A to Z सबके लिए है? कोई भी डिपार्टमेंट हो, कोई भी विभाग हो? जी देखिए, बिल्कुल, जहां पर जिस पोस्ट, अगर कोई पोस्ट निकली है उसमें जो पॉइंट रखा गया तो उसका असर, गौरव बिल्कुल आपका सवाल जायज है कि असर पड़ेगा। जो अभी तक, इसलिए मैंने कहा कि हजारों कर्मचारी होंगे, चाहे 5 से 8 हजार हों या 8 से 10 हजार हों, जहां उस दौरान जो भी पोस्टें निकले उन पर इसका असर पड़ना लाजमी है। और ये बिल्कुल सही है कि जो उसमें पोस्ट निकली है इस दौरान, क्योंकि ये भर्ती को ये कहा गया है कि आप इसको मेरिट लिस्ट के अनुसार तैयार कीजिए, जो पुरानी है उसको आप रद्द कीजिए। उन्होंने सेटिसाइड साफ इस आदेश में लिखा गया है कि उसको रद्द कर दिया गया है, नई सिरे से आप मेरिट लिस्ट बनाइए। चलिए, शुक्रिया, धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। जो आप जानकारी दे रहे हैं, जो उमेश ने जानकारी दी, उसका सीधा मतलब यह है कि देखिए, जिनको सामाजिक, सोशल या फिर फाइनेंशियल के तौर पर उनके आधार के ऊपर 10 अंक दिए गए, अब फर्ज कर लीजिए कि किसी के 90 अंक थे या 110 अंक थे, वो 10 अंक और उनको मिल गए, 120 हो गए। तो अब 120 वाले की मेरिट हो सकता है कि बहुत ऊपर चली गई हो, क्योंकि जब मेरिट तैयार की जाती है तो एक एक अंक 0.5 का भी फर्क पड़ता है और उसका भी असर नजर आता है पूरी मेरिट के ऊपर। तो इसका सीधा सा मतलब यह है कि उन लोगों के ऊपर असर ज्यादा नजर आ सकता है जिनकी मेरिट इन 10 अंकों की वजह से नौकरी पाने के लिए काम आई। अच्छा, कुछ ऐसे भी हो सकते हैं कि इन 10 अंकों के बिना भी वो मेरिट में नजर आए, तो उनको कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, जिनको दिक्कत होगी उनको भी यह है कि उनको कॉन्ट्रैक्ट पे कर दिया जाएगा। बाकी देखना होगा कि अलग अलग विभाग की तरफ से किस तरह का डिसीजन लिया जाए। चलिए, अब तलवार लटक गई। दूसरी तरफ कौशल निगम यानी HKRN के माध्यम से लगे कर्मचारियों की नौकरियों पर आज संकट आ गया। और तीसरी तरफ बेरोजगार नौजवान जो हरियाणा के लड़के और लड़कियां हैं, उन्हें मालूम ही नहीं कि अब भविष्य में कोई सरकारी नौकरी लग भी पाएगी या नहीं लग पाएगी। इसके 3 नतीजे, और वो कैसे। पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट की एक खंडपीठ ने आज से 48 घंटे पहले सोशो इकोनॉमिक आधार पर नंबर देकर लगाई गई नौकरियों और सोशो इकोनॉमिक की पॉलिसी दोनों को सिरे से खारिज कर दिया। और यह भी कहा कि 3 महीने में 2019 और उसके बाद लगी सभी नौकरियों की पुनर्मेरिट लिस्ट बनेगी, नए सिरे से रिवाइज मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी। तो पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट की जो खंडपीठ का 24 अप्रैल 2025 का जो निर्णय है, 2019 के बाद लगे 30,000 से अधिक अब सरकारी कर्मचारियों की नौकरी खतरे में आ गई है। अदालत का फैसला आए 48 घंटे हो गए। मुख्यमंत्री श्री नायब सैनी हमेशा की तरह चुप्पी साधे बैठे। पूरी सरकार ऐसे बिहेव कर रही है जैसे कोई सांप सूंघ गया। हमारा ये कहना है कांग्रेस पार्टी की ओर से कि मुख्यमंत्री और भाजपा सरकार को सामने आकर आज 7 महत्वपूर्ण पहलू हमारे सामने, उनका जवाब श्रीमान नायब सैनी जी को देना चाहिए। पहला, साल 2019 और उसके बाद सोशो इकोनॉमिक क्राइटेरिया व उसके नंबर देकर 30,000 के करीब नौकरी लगी। उनकी तफसील मैं आपको लिखकर भेज रहा हूं। उनमें से 25,943 पोस्ट की मैं तफसील ले आया।
कौन सी नौकरियां हैं, कौन सी एडवर्टीजमेंट है, क्या पोस्ट है, कौन से पद हैं, वो पढ़कर मैं आपका समय नष्ट नहीं करूंगा। उनकी आपको प्रेस विज्ञप्ति में सारी तफसील मिल जाएगी। अब सवाल ये है कि उदाहरण के तौर पर एडवर्टीजमेंट नंबर 5/2019 4,858 पोस्ट है क्लर्क की। एडवर्टीजमेंट नंबर 10/2019 1624 पोस्ट हैं जेई अलग अलग विभागों के। एडवर्टीजमेंट नंबर 11/2019। तो ये 10 अंकों को लेकर हाईकोर्ट की तरफ से आदेश दिया गया और इसके बाद रणदीप सुरजेवाला ये दावा कर रहे हैं कि लगभग 30,000 लोगों की नौकरियों के ऊपर तलवार लटक रही है। खैर, एचसी के आदेश के बाद, हाईकोर्ट के आदेश के बाद आप कह सकते हैं कि इस मुद्दे के ऊपर आने वाले दिनों में खूब सियासत होती नजर आ सकती है, लेकिन जिन लोगों के ऊपर असर पड़ेगा, सरकार उनके लिए क्या करती है वो देखना होगा। आगे बढ़ते हैं, अगली खबर का रुख करते हैं। यह खबर है बीजेपी के सांसद रामचंद्र जांगड़ा के साथ जुड़ी हुई। रामचंद्र जांगड़ा के बिगड़े बोल पहलगाम हमले को लेकर सुनने को मिले हैं। उन्होंने पहलगाम हमले को लेकर एक विवादित बयान दिया और कहा कि महिलाओं को आतंकवादियों से मुकाबला करना चाहिए था। 22 अप्रैल को पहलगाम में आतंकी हमला हुआ जिसमें 26 लोगों की मौत हो गई और महिलाओं के सामने उनके पति जो थे उनको मार दिया गया। तो आतंकवादियों से मुकाबला करना चाहिए था। जांगड़ा जी को लग रहा है कि वहां पर बंदूक वाले लोगों के साथ सामने खड़े होकर मुकाबला करना चाहिए था, हाथ जोड़ने की बजाय जवाब देना चाहिए था इन आतंकवादियों को, और शायद मुकाबला करने से कम लोग मरते, ये भी उनकी तरफ से कहा जा रहा है। उनका बयान क्या कुछ है वो सुनवाते हैं। कि जो भी अगर उनकी सिक्योरिटी जैसे बनती तो वो इतना बढ़िया हादसा नहीं होता, इतनी ट्रेजिडी। बिल्कुल लड़ना चाहिए था, मैं मानता हूं लड़ना चाहिए था, और लड़ते तो कम शहादत होती और वो भी मारे जाते। बिल्कुल लड़ना, हाथ जोड़ने से कौन छोड़ता है? वो तो मारने के लिए आए थे, वो तो आतताई थे, आतंकवादी थे, अत्याचारी थे, उनके दिल में दया थोड़ी थी। कितने हाथ जोड़ ले, उनको छोड़ना थोड़ा था। अगर उनके साथ टकरा जाते तो कुछ ना कुछ कम कैजुअलिटी होती। यही तो अग्निवीर योजना प्रधानमंत्री जी ने चलाई थी। अगर वहां का हर पर्यटक अगर अग्निवीर होता तो मेरी समझ में उन उग्रवादियों को घेर लेते, कम कैजुअलिटी होती। चलिए, उनका तर्क यह है कि अगर मुकाबला किया जाता तो शायद कैजुअलिटीज जो है वो कम होती, या फिर उनके साथ मुकाबला करना चाहिए था। इस समय हमारे साथ बीजेपी के सांसद जुड़ रहे हैं, रामचंद्र जांगड़ा जी। जांगड़ा जी, स्वागत है आपका न्यूज़ 18 के ऊपर। आपका यह बयान है, आपको लगता है कि वो महिलाएं जिनके पति के सर में गोली मार दी गई वो मुकाबला कर सकती थी वहां पर? देखिए, आज अहिल्याबाई होलकर की जन्म जयंती थी आज, और मैं उसी संदर्भ में गया था और मैंने कहा जैसे हमारी वीरांगनाओं ने मुकाबला किया जुल्म का, हमारी झांसी की रानी ने किया, अहिल्याबाई होलकर ने किया, जितनी अब हमारी वीरांगनाएं हैं उनसे हमें प्रेरणा लेनी चाहिए। कहीं भी ऐसी अगर कोई घटना घटती है तो उसको मुकाबला करना चाहिए। हाथ जोड़ने से आतंकवादी कोई नहीं छोड़ता। आतंकवादी तो आतंकवादी होता है, अत्याचारी होता है, और उसको तो करनी है घटना। अगर हम उसका मुकाबला करेंगे तो कुछ ना कुछ कम कैजुअलिटी होगी। उनको इतने आदमी अगर मुकाबला करेंगे तो उनका भी हौसला टूट जाएगा, आतंकवादियों का भी। तो मैंने इस संदर्भ में कहा था, इसलिए प्रधानमंत्री जी ने अग्निवीर योजना भी चालू की थी कि हर युवक अगर प्रशिक्षित हो तो पता नहीं कौन सी परिस्थितियां कब आ जाएं और वो मुकाबला करने की स्थिति में उसको इतनी ट्रेनिंग हो, और इसीलिए ये अग्निवीर योजना भी चालू की गई थी। नहीं सर, उनमें से एक तो विनय नवाल नेवी से जुड़े हुए थे, उनको तो ट्रेनिंग बहुत अच्छे से मिली होगी। देखिए, अकेला एक आदमी क्या करता है? वो तो सब आदमियों का हौसला काम करता है। एक आदमी क्या कर सकता है? सभी आदमी हौसला करें, जिसके हाथ में जो कुछ भी हो लेकर उनके ऊपर टूट पड़े। तो मेरा तो निश्चित ये मानना है कि वो सामने वाला का भी फिर दिल टूट जाता है, वो हिल जाता है, तो उसमें कहीं ना कहीं बचाव हो जाता है। और हाथ जोड़ने से तो कौन छोड़ता है? कोई आतंकवादी तो आतंकवादी है, उनको को दया थोड़ी आती हो। तो निर्दयी और निर्मम लोग होते हैं, उनसे को दया की तो अपेक्षा की ही नहीं जा सकती। मुकाबला करके कुछ कर सकते हैं, मरना है तो मुकाबला करके मरे। नहीं, पर सांसद जी, आपको नहीं लगता कि ऐसी स्टेटमेंट जिन्होंने अपने पति को अपना सिंदूर वहां पर खो दिया, उनके जख्मों को कुरेदने की तरह कि आपने मुकाबला नहीं किया, इसलिए साथ है,
हम ये थोड़ा कहते हैं। जी। मैंने तो अहिल्या भाई के संदर्भ में कही थी, वीरांगनाओं की तरह ही हमारी आने वाली कभी भी कोई ऐसी परिस्थिति आ जाए। मैं वही आपसे जानना चाह रहा था कि आपको नहीं लग रहा कि ये ऐसी स्टेटमेंट है कि उनके जख्म शायद हम कुरेद रहे हैं? नहीं 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 नहीं, जख्म कुरेदने वाली कोई बात नहीं। हमारी बहनें हैं, हमारी माताएं हैं, हमारी बिल्कुल श्रद्धा की पात्र हैं। वो नहीं, हमने एक संदर्भ था कि कहीं अगर कोई ऐसी घटना आ भी जाए, भगवान ना करे, तो मुकाबला करने से तो कुछ बचाव हो सकता है, हाथ जोड़ने से आतंकवादी नहीं छोड़ता किसी को भी। वो तो निर्दयी निर्मम लोग होते हैं, उनको दया नहीं आती। बस ये संदर्भ था। और अहिल्याबाई होलकर की के जन्म जयंती के उपलक्ष्य में संगोष्ठी में ये बात कही थी कि जैसी हमारी वीरांगनाओं ने अन्याय और अत्याचार का मुकाबला किया, इसी तरह हमारी हर महिला को मुकाबला करना चाहिए। बस ये संदर्भ था और कोई चलिए, मैं एक और चीज, आपके बयान को विवादित बयान की तरह देखा जा रहा है। इससे पहले भारतीय जनता पार्टी से मध्य प्रदेश के डेप्यूटी सीएम, वहां के मंत्री खूब विवादों में है सर। नहीं, कोई विवाद वाली क्या बात है इसमें? लोग तो जानना चाह रहे होंगे ना कि एक तरफ वो मातम का माहौल है कि वहां पर 26 लोगों की मौत हो गई, वहां बहुत सारी महिलाओं के सामने उनका धर्म पूछकर उनके पति को उनकी आंखों के सामने। नहीं, फिर इसमें तो हमारी संवेदनाएं हैं और पूरा राष्ट्र साथ खड़ा है, पूरा देश साथ खड़ा हुआ है। वो प्रधानमंत्री जी ने, हमारी सेनाओं ने ये कहा कि भाई हम वो सजा देंगे, दी गई सजा। हमारे प्रधानमंत्री जी ने, रक्षा मंत्री ने, गृह मंत्री जी ने, हमारे देश की सशस्त्र सेनाओं ने, पैरामिलिट्री फोर्सेस ने जो पाकिस्तान का बुरा हाल किया है, उसमें सारा का सारा बदला ले लिया है। सारे राष्ट्र की संवेदनाएं जी। मैंने तो भविष्य के संदर्भ में कही थी कि हमारे देश के हर युवक को, युवती को अग्निवीर प्रशिक्षित होना चाहिए, और बायदी वे कोई ऐसी परिस्थिति आ जाए तो मुकाबला करना चाहिए। आते ताई कोई भी हाथ जोड़ने से कोई नहीं छोड़ता आतंकवादी। चलिए देखिए, लोग एक और चीज जांगड़ा जी उनके जहन में होगी कि ठीक है, आप कह रहे हैं कि लोगों को मुकाबला करना चाहिए था, लेकिन लोगों के जहन में यह भी है कि वहां पर अगर सिक्योरिटी फोर्सेस होती, पुलिस होती या सुरक्षा बल कोई भी होता तो शायद ये घटना ना होती। देखिए, बात ये है, रक्षा बल तो वैसे तो 24 घंटे ही पूरे जम्मू कश्मीर में क्षेत्र में रहते हैं, लेकिन कई बार सिक्योरिटी में ऐसा अगर कोई आवाज ना भी हो, आतंकवादी घटनाएं भी घट जाती हैं, रोजाना उनको मारा भी जाता है, रोजाना मार भी रहे हैं। लेकिन वो तो जब परिस्थिति जनता के सामने आ जाए सीधी, तो मैंने तो उस संदर्भ में कही थी कि जनता को भी वॉरियर की तरह, जैसे मैंने उसमें अग्निवीर योजना का संदर्भ किया था कि इसीलिए ये था, क्योंकि इजराइल देखो ना, छोटा सा देश है, सारा लड़ता है जी, तो हर आदमी अग्निवीर प्रशिक्षित है इजराइल का। तो हमारे देश में भी प्रधानमंत्री का यही विजन था, कोई ऐसी परिस्थिति आ जाए तो मुकाबला करें। ठीक है, जांगड़ा जी हमारे साथ फोन लाइन पर रहिएगा। हमारे साथ बीबी बत्रा जी जुड़ रहे हैं, कांग्रेस के विधायक हैं। बत्रा जी, बहुत बहुत स्वागत है। जांगड़ा जी की स्टेटमेंट शायद आपने सुनी होगी, वो कह रहे हैं कि जो महिलाएं हैं पहलगाम में, उनको आतंकियों का मुकाबला करना चाहिए था। आप सहमत हैं? बत्रा जी, आवाज आ रही है मेरी? बीबी बत्रा जी, आवाज आ रही है मेरी? आपकी तो आवाज आ रही है, मेरी आ रही है कि नहीं आ रही? जी, आपकी आवाज अब आ रही है। सर, आपकी स्टेटमेंट, आप जांगड़ा जी की स्टेटमेंट के साथ इत्तेफाक रखते हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं इत्तेफाक रखता। आप उनका कहना है कि इसमें दिक्कत क्या है कि अगर मुकाबला किया जाता तो नुकसान कम होता? गवर्नमेंट ने सिक्योरिटी प्रोवाइड नहीं करी, उसमें बकायदा टिकट से एंट्री होती है। जब सीजन आता है, अपना टूरिस्ट जाता है, 1,500-2,000 की स्ट्रेंथ से वहां पर लोग जाते हैं। आज तक उस बात के लिए करते हैं कि वाई द एडमिनिस्ट्रेशन हैज इग्नोर दैट पर्टिकुलर पॉइंट। बाकी सारे चप्पे चप्पे में सारी पुलिस है, वहां पर पुलिस का अरेंजमेंट नहीं। अब ये भाषा बोलने लग गए कि उनको मुकाबला करना चाहिए था। AK-47 दूसरा आदमी लेके सामने खड़ा हो तो किस बात का मुकाबला? यही है कि उसके सामने मोदी नजर आ रही है और क्या नजर आ रहा है? किस बात का मुकाबला करेंगे AK-47 के सामने? 4 आदमी वहां पर AK-47 से दन गोलियां बरसा रहे हैं। लोग भागे अपनी जान बचाएंगे, या उनके पास कोई हथियार होता तब तो मुकाबला करने? किस बात के लिए? उनके हाथ में कोई हथियार था क्या वो उनका मुकाबला करते? क्या उनके हाथ में AK-47 थी जो उनका मुकाबला करते? ऐसे बयान में, ये कंट्रोवर्शियल बयान जो है, ऐसे नहीं जाने चाहिए। कभी ये सोफिया कुरैशी के बारे में कंट्रोवर्शियल बयान दे देते हैं, कभी ये हिमानी नेरवाल के बारे में कंट्रोवर्शियल बयान दे देते हैं। इनको मतलब कि राष्ट्रीयता की जो कमियां रही हैं उनको
राष्ट्र के सामने एडमिट करना चाहिए, उसको कहना चाहिए कि हमारी ये कमी रही, इस बात के लिए कमी रही, इस बात के लिए। ठीक है, चलिए मैं कोशिश करता हूँ कि आज बात ये कर रहे हैं कि जो वहाँ पर टूरिस्ट थे, टूरिस्ट वहाँ गन लेके गए हुए थे क्या, या कोई और हथियार लेके वो हाथ में ले हुए थे, या उनके पास कोई ऐसा बंकर बना हुआ था जिसमें वो घुस के इनका मुकाबला करते। ऐसी बातें जो कहीं मेल ना खाती हो, वो बातें नहीं कहनी चाहिए। ठीक है, मैं रामचंद्र जी अगर उसके ऊपर रिएक्ट करना चाहें, मेरी आवाज उन तक होपफुली पहुंच रही होगी। जांगड़ा जी, आपके जो विपक्ष वाले हैं उनको लग रहा है कि आपको ये स्टेटमेंट नहीं देनी चाहिए। देखिए, चलो अपने विचार हैं, मैं इनके ऊपर कोई रिएक्शन नहीं देता। हमने तो एक वीरांगना की जन्म जयंती थी और उसी से प्रेरणा लेने की बात कही थी कि हर जुल्म अत्याचार का मुकाबला करके हम कुछ बचाव कर सकते हैं, और मेरा कोई दूसरा संदर्भ नहीं था। आप अभी भी अपनी स्टेटमेंट के ऊपर अडिग हैं? नहीं, वो तो कह रहे हैं कि वीरांगना के बारे में स्टेटमेंट दी है, लगता है आप इस स्टेटमेंट को चेंज कर रहे हैं उनकी। लगता है कि जांगड़ा जी स्टेटमेंट को आप ही चेंज कर रहे हैं उस बात। वो तो कहते हैं कि वीरांगना के बारे में मैंने स्टेटमेंट दी थी, उसके बारे में। Don't divert the issue ना। नहीं, बत्रा जी वो वीरांगना का जिक्र कर रहे हैं, कहते हैं कि मैंने वीरांगना की एक एग्जांपल देकर ये बोला था कि इस तरह से मुकाबला करना चाहिए। आता वो तो उनका चलो अलग अलग व्यू है, वो बात है, पर वो तो कह रहे हैं कि इस बारे में मैंने तो नहीं कहा कि भी वहाँ पर उनको उनका मुकाबला करना चाहिए। नहीं, वो तो स्टेटमेंट सर ऑन रिकॉर्ड है, मैंने अपने दर्शकों को सुनाई है, तो आपको सुना देता हूं। वो उनसे पूछिए, मैं तो वो तो मेरी बात पे नहीं, मैं तो वही कह रहा हूँ ना कि वो तो उनकी स्टेटमेंट है। मैं अभी आपको दोबारा सुनवा देता हूँ। नहीं, मैं तो ऐसे बयान नहीं देने चाहिए। मैं तो इस बात से अभी भी स्ट्रिक्ट कर रहा हूँ। चलिए ठीक है, चलिए शुक्रिया बीबी बत्रा जी, आपका भी धन्यवाद। जांगड़ा साहब, आपका भी धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस पूरी बातचीत में शामिल होने के लिए। देखिए, मुद्दा यह है कि जिन लोगों ने अपनों को गवा दिया पहलगाम के आतंकी हमले में, उनके साथ संवेदनाएं पूरे देश की हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन बीबी बत्रा जी ने एक बात कही कि आपके सामने कोई AK-47 लेकर खड़ा हुआ है तो आप क्या कीजिएगा? आप उसका मुकाबला करेंगे या फिर आपके पास ये सोचने का समय भी नहीं है, उससे पहले ही आपको गोली मार दी जाएगी? हुआ तो यही। ठीक है, मुकाबला भी बहुत सारी हद तक कई बार करना होता है और करना चाहिए, लेकिन क्या अब इन बातों का जिक्र करके पहलगाम आतंकी हमले में जिन लोगों की जान गई है, हम उनके जख्म तो नहीं कुरेद रहे हैं, उनके जख्मों पर नमक तो नहीं डाल रहे हैं। खैर, उम्मीद करते हैं कि पॉलिटिशियंस जो स्टेटमेंट्स दे रहे हैं, किस तरीके से उनके बयान हैं, वो जरूर ध्यान देंगे। मैं एक बार आपको बयान जरूर सुनवा देता हूं कि उन्होंने क्या कुछ कहा है रामचंद्र जांगड़ा। तो है पहलगाम में जो महिलाएं उनसे की है कि वो भी अगर उनसे सिक्योरिटी जैसे बनती तो वो इतना बढ़िया आसानी होता है। बिल्कुल लड़ना चाहिए था, मैं मानता हूं लड़ना चाहिए था, और लड़ते तो कम शहादत होती और वो भी मारे जाते। बिल्कुल लड़ना, हाथ जोड़ने से कौन छोड़ता है? वो तो मारने के लिए आए थे, वो तो आतताई थे, आतंकवादी थे, अत्याचारी थे, उनके दिल में दया थोड़ी थी। कितने हाथ जोड़ ले, उनको छोड़ना थोड़ा था। अगर उनके साथ टकरा जाते तो कुछ ना कुछ कम कैजुअलिटी होती। यही तो अग्निवीर योजना प्रधानमंत्री जी ने चलाई थी। अगर वहां का हर पर्यटक अगर अग्निवीर होता तो मेरी समझ में उन उग्रवादियों को घेर लेते, कम कैजुअलिटी होती। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगली खबर का रुख करेंगे। खबर कुरुक्षेत्र से है। कुरुक्षेत्र में थार सवारों की गुंडागर्दी देखने को मिली। पैसे मांगने पर सेल्समैन को थार से घसीटा गया और पेट्रोल भरवाने के बाद पैसे देने से इनकार कर दिया गया। तेल के पैसे मांगने पर कुचलने की कोशिश की गई है। गोली मारने की धमकी देकर चलती थार से धक्का भी दे दिया गया है। पूरी घटना सामने आई है थार सवारों की गुंडागर्दी की, और एक पेट्रोल पंप के ऊपर ये तस्वीरें नजर आ रही हैं। और तस्वीरों में अगर देखें तो पेट्रोल भरवाने के बाद वो वहां से गाड़ी लेकर निकलने वाले थे, लेकिन जो वहां पर पेट्रोल पंप का कर्मचारी है उसकी तरफ से गाड़ी को रोकने की कोशिश की गई। वो गाड़ी की खिड़की के साथ ही लटक गया और इस बीच वो काफी दूर तक उसको इसी तरीके से घसीट कर ले गए।